हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 किया था आईपीसी का, जिसमें हमने सेक्शंस किए थे सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A, और इसमें जर्नल एक्सेप्शंस बताई गई थी। ये हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे आईपीसी का चैप्टर थर्ड करेंगे, जिसमें सेक्शन 53 टू सेक्शन 75 तक करेंगे। और ये चैप्टर हमें बताता है पनिशमेंट्स के बारे में कि किस टाइप की पनिशमेंट्स और कितने टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं। ठीक है, दिस चैप्टर इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, कम्यूटेशंस, कितना हम इस पनिशमेंट्स को कौन कम कर सकता है, कम्यूटेशंस एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स, कैसी कैसी पनिशमेंट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री जुडिशियल एग्जाम। इसके कुछ क्वेश्चंस मेन में आ जाते हैं और इसका 65 एंड जो 60 सेक्शन 65 एंड सेक्शन 67 है, समटाइम्स इट्स मेन, कई बार मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन इसके सेक्शन 65 एंड 67 के। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 53, जिसमें पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पनिशमेंट्स क्या होती हैं और किस टाइप्स की पनिशमेंट्स होती हैं। तो सेक्शन जो 53 है, ये पनिशमेंट्स के बताता है कि द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, मीन्स कि इस सेक्शन के अंदर किस टाइप की पनिशमेंट्स और ऑफेंडर्स जो ऑफेंस करता है उनको दी जाती है ये पनिशमेंट्स। और ये पनिशमेंट कैसी कैसी होती हैं? तो फर्स्ट ये होती है डेथ भी हो सकती है। सेकेंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास जिसको कहते हैं। थर्ड जो था वो रिपील हो चुका है, वो नहीं है अब। फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट विच इज टू टाइप्स, दो टाइप्स की इम्प्रिजनमेंट्स होती है। कौन कौन सी? एक रिग्रेस होती है, दैट इज वेरी हार्ड लेबर। रिग्रेस होती है जिससे कोई हार्ड लेबर करवाया जाता है, जैसे सुना होगा आपने चक्की पिसवाना, काला चक्की पुल, ऐसे कुछ ऐसे वो होती हैं, जेल्स होती है जिनमें उनको बंद किया जाता है। तो ये होती है रिग्रेस, इसको कहते हैं रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें सिर्फ जेल में बंद किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। जो रिग्रेस होती है उसमें उनको काम भी दिया जाता है, क्योंकि उस टाइप का उन्होंने ऑफेंस किया होता है। तो जो ये इम्प्रिजनमेंट्स होती है ना, ये हमारे जजमेंट में जज द्वारा लिखी जाती है कि इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेस है या सिंपल है। ये है फोर्थ। और फिफ्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सॉरी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी, अटैच कर देनी। अगर किसी ने फाइन नहीं दिया या मर गया या कुछ हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर लेनी? अटैच कर लेनी कोर्ट द्वारा। सिक्स्थ आता है फाइन। कोई इम्प्रिजनमेंट ऐसी भी होती है जिसमें फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये थी हमारी पनिशमेंट्स की कि किस टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं। ये इनको हम डिटेल में आगे करते हैं अभी। सबसे पहले करते हैं हम पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट के कारण क्या होते हैं, पनिशमेंट क्यों दी जाती है कोर्ट द्वारा। अब ये तो बहुत जनरल सी बात है कि पनिशमेंट क्यों दी जाती है। पनिशमेंट किस लिए दी जाती है? इसलिए भी दी जा सकती है टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, कि उसको सोसाइटी को उस चीज से बचाया जा सके। पनिशमेंट दे दी उसको कि ताकि वो दोबारा से उस सोसाइटी में जाकर वैसा ही काम ना करे, उसको सुधारने के लिए, कि उसको ये पनिशमेंट दे दी, उसको डर रहेगा इस चीज का, वो दोबारा ऐसा क्राइम नहीं करेगा। टू डिटर द क्रिमिनल, उसको ऑफेंस करने से रोकना। उसको पता है कि अगर मैं दोबारा से अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना, तो दोबारा से वो ही ऑफेंस जो है वो कमिट कर देगा और बोलेगा कि इसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसमें तो बस ऑफेंस कमिट करो और एक दो बातें पूछते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, पनिशमेंट इसीलिए दी जाती है ताकि वो इंसान दोबारा से ऑफेंस को कमिट ना करे। टू रियलाइज हिज फॉल्ट, इसलिए भी दी जाती है कि उसको अपना फॉल्ट को रियलाइज कर सके कि मैंने क्या गलती की है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये तो है इसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पनिशमेंट्स। अब इसके एस्पेक्ट्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या है? एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन इसमें आ जाता है। हमारे क्वेश्चन जो अपने मेंस वगैरह होते हैं, प्रीज वगैरह होते हैं, प्री में वगैरह पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। जैसे एस्पेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या हैं? एक तो होता है फर्स्ट इसका रिफॉर्मेटरी थ्योरी, सेकेंड है डिटरेंट थ्योरी, और फोर्थ है प्यूनिटिव। फर्स्ट है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सेकेंड है डेटरेंट थ्योरी, और थर्ड है प्यूनिटिव। अब जो रिफॉर्मेटरी थ्योरी जो है, इसको एक थेरेपी थ्योरी भी कहा जाता है। ये थेरेपिक अप्रोच होती है
सॉरी, ये होती है थेरेपी अप्रोच, जिसको कहा जाता है। थेरेपी अप्रोच क्या है? इट रिगार्ड्स द क्रिमिनल एज अ सिक पर्सन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट। माना जाता है कि वो सिक पर्सन है, उसने ऐसा जो क्राइम कमिट कर दिया है ना, जो उसने ऑफेंस कर दिया है, उसके लिए उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसको थेरेपी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। थेरेपेटिक अप्रोच कहते हैं इसको, कहते हैं रिफ्रॉमेट्री, मतलब कि उसको सुधारना, सुधार ग्रह में भेज दिया जाता है, जैसे कि ना। इट एम्स एट क्योरिंग द क्रिमिनल टेंडेंसी, कि उसकी ऐसी, उसको इतना ज़्यादा थेरेपी दी जाती है, उसको इस तरह से वो किया जाए कि उस इंसान की, कि उसने क्यों ऑफेंस कमिट किया, उसकी क्या मजबूरी रही होगी इसको ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उस तरह की थेरेपी दी जाती है ताकि वो ऐसा ऑफेंस दोबारा से क्रिएट ना करे। अब डिटरेंट थ्योरी क्या होती है? फर्स्ट होगी रिफ्रोमेट्री थ्योरी, अब सेकंड कर रहे हैं हम, तो फ्रेंड्स साथ साथ में लिखते भी रहना, रिफ्रोमेट्री थ्योरी। और ये बता दिया, इसको हमने क्या कहते हैं, थेरेपेटिक अप्रोच भी कहते हैं, कि इंसान को सुधार गृह में भेज दिया था, उसको सुधारना कि उसने किस तरह से किया और उसको नहीं करना चाहिए ऐसा कोई भी ऑफेंस। और थर्ड है डेटरेंट थ्योरी, जो कहती है उसकी अप्रोच कैसी है, प्रिवेंटिव अप्रोच है। अब उसको पूछा जाता है कि जो उसने ऑफेंस कर दिया है, उसके क्या कारण थे, उसका कुछ तो कारण रहा होगा ना, उसने ऑफेंस कर दिया, उसने ये कैसे कैसे किया, उसका कुछ कारण होता है। इट सीक्स टू eliminate those conditions which were responsible for crime causations। समझा जाता है कि डिटरेंट थ्योरी का मतलब उसको ऐसे वो करना कि उससे ऐसी पूछताछ करना कि उससे इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि आपने ये क्राइम किया, आपने ये ऑफेंस किया, क्यों किया, क्या कारण रहे आपके इस ऑफेंस को करने के। तो ये होती है डिटरेंट थ्योरी। और प्यूनिटिव थ्योरी क्या होती है? क्रिमिनल एज ए नोटोरियसली डेंजरस पर्सन। ये जो प्यूनिटिव होती है ना, इसमें तो जो सजा होती है वो होती है, इसमें उसकी सजा ना तो कम होती है ना उसको सुना जाता है, बिकॉज वो नोटोरियसली डेंजरस पर्सन होता है, उसको आदतन चोरी की आदत पड़ चुकी होती है, कि वो आदती क्राइम वो बन चुका होता है, ऑफेंडर बन चुका होता है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके एस्पेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट किया रेफ्रोमेट्री थ्योरी, सेकेंड किया डिटरेंट थ्योरी, और थर्ड किया प्यूनिटिव थ्योरी। तो याद रखना, ये इसके अपने इम्प्रिजनमेंट के जो पनिशमेंट्स होती है, इसकी एस्पेक्ट्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। और अब आता है डेथ। ठीक है, हम यही पढ़ रहे थे ना सेक्शन 53 में, जो हमने पढ़ा है, ये पनिशमेंट पढ़ी है। पनिशमेंट किस टाइप की होती है? अब तो जो आ रहा है, ये जो हमने इसके ऑब्जेक्ट्स और एस्पेक्ट्स पढ़े, ये हमने एक्स्ट्रा वैसे ही पढ़ लिए कि चलो हमें पता होना चाहिए। और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 53 का फर्स्ट पनिशमेंट कैसी होती है, डेथ। अब देखो, कोर्ट किसी को दे देता है डेथ सेंटेंस दे देता है, मानो, है ना, तो वो किस ऑफेंसेस, अब ऐसा तो नहीं है किसी ने चोरी कर ली है और किसी ने कुछ कर लिया है, छोटा मोटा वो कर दिया, किसी की मारपीट कर लिया, तो उसको कोर्ट डेथ सेंटेंस सुनाएगा नहीं। ये डेथ सेंटेंस जिसको होता है, जिसमें मर्डर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ही घनीने जो वो अपराध होते हैं ना, डेथ उसमें दी जाती है, जो बहुत ही, अब आपने वो देखा ही होगा, उसमें डेथ सेंटेंस दिया गया, क्या कहते हैं, दिल्ली वाले केस में जो एक लड़के को भी डेथ सेंटेंस हुआ है। तो ऐसे केसेस में डेथ देता है जज। तो अब ये जो जैसे मर्डर होते हैं, बहुत रेयरेस्ट, ये आपने याद दिमाग में रखना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंसेस होते हैं। और इनकी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, किन ऑफेंसेस में इनको मिल सकती है। सेक्शन 121 में भी मिलती है, 134, 194 हो गया, 302 हो गया, 305 7 हो गया, 376 आईपीसी हो गया, रेप के हो गए, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, इनमें ज्यादा इनमें डेथ सेंटेंस मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं, जो ये डेथ है वो किन किन में, जैसे दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें भी एक ऑफेंडर को क्या मिला था, अभी डेथ सेंटेंस मिली थी ना। तो ये हो गया डेथ, किस किस को डेथ का सेंटेंस मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। और सेकंड हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या होती है? हम बोलते हैं ना, जज सेंटेंस सुनाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए आपको सजा है, पूरी जिंदगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए होती है? मीन्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये रिग्रेस कोई इम्प्रिजनमेंट की होती है उसने, इसीलिए उसको फॉर लाइफ मिलती है। अगर सिंपल की होती तो सिंपल ही इनको रिग्रेस मिलती है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको मैंने बताया हार्ड लेबर वाली होती है, जिसमें इनसे चक्की पिसवाई जाती है, ऐसे से इनसे काम करवाए जाते हैं, हार्ड वर्क करवाया जाता है, इनसे बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, ताकि इनको अपनी जो इन्होंने गलती की है उस चीज़ का उनको
पश्चाताप होता रहे और उस गलती को वो दोबारा ना दोहराए, इसलिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। अब इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती है। एक, अगर जज ने सुना दी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो जजमेंट में लिखा होगा वो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ रिगरस है या सिंपल है। रिगरस मीन्स हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, उसे लेबर करवाएगी, और सिंपल होता है कि उसको सिंपल ही जस्ट जेल में बंद कर दिया बस। ये जो रिगरस और सिंपल है ये उसके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा ऑफेंस किया है। तो ये हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है 2 टाइप्स की होती है, एक रिगरस होती है और एक सिंपल होती है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर फीचर। फॉर फीचर क्या होता है? मैंने आपको बताया फॉर फीचर होता है किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। द पनिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट फॉर फीचर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर इज नाउ अबॉलिश। वैसे ये अब चीजें खत्म हो चुकी हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को, उसको पनिशमेंट दी, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, ऐसी पनिशमेंट अब खत्म हो गई है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी को ये अटैच कर लिया और ये सब चीज कर ली तो उसको पनिशमेंट किस चीज की मिली? वो तो फिर ऐसा ऑफेंस करेगा उसको पता है मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी जो चीजें भी हैं वो अटैच हो जाएंगी। अब आता है ये चीज खत्म होकर अब आगे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कहता है देयर आर 3 ऑफेंसेस इन विच ऑफेंडर इज लायबल टू फॉरफीचर ऑफ स्पेसिफिक। अब किस किस के लिए होता है ये फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी? एक तो 126, 127, 169 है ना, इन सब आईपीसी 127 एंड 169, जिसमें ये चीजें होती हैं कि अगर किसी ने वो नहीं दिया, किसी की फाइन नहीं दिया, या किसी ने छोटे मोटे जो चीजें होती हैं उनके लिए ये चीजें अटैच हो जाती है, प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। अब जो 6 आता है वो आता है फाइन। अब कई चीजों में अब सेक्शन 137 आईपीसी, 154 एंड 155 एंड 156 ये आगे हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन केसेस में फाइन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें बोला जाता है कि रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स एंड वेजेस, जैसे कि कुछ केसेस में आपने कुछ केसेस क्या, एक संजय दत्त वाला केस था जिसमें कि उसमें भी उन्होंने ऐसे किया था। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जो कैदी, जो प्रिजनर वहाँ पे काम करता है उसको उसके बदले क्या दिया जाए? वेजेस दी जाए, उसको उसके बदले के काम के बदले पैसा दिया जाए। जैसे संजय दत्त था, उन्होंने वो याद होगा आपको, उन्होंने अपने कागज के वो बनाए थे, बैग्स बनाने शुरू किए थे उन्होंने जेल में। तो उसके बदले में क्या होता था? पे होता था। तो ये पे कब हमें जो पैसे मिलते कब मिलते हैं? जब हमारी सजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद जितने भी हमारे पैसे होते हैं वो हमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रिजनर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको वेजेस नहीं दी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी प्रिजनर वहाँ पे वर्क करेगा उसके बदले में उसको वेजेस मिलेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स एंड वेजेस है ये। अब सेक्शन 53 क्या बताते हैं? तो ये हमारा कौन सा था सेक्शन, हमने कौन सा किया है ये अभी? सेक्शन 53 पनिशमेंट्स किया था। अब हम करेंगे सेक्शन 53 का क्लॉज ए, जिसमें क्या बताता है? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। अब ये एबॉलिश हो चुका है, अब ये रिपील हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ नहीं बोलते हैं इसको, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बोलते हैं। अब ये इसको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन लाइफ वो होता था जिसमें पहले बोला जाता था कि इसको 4 साल के लिए ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दिया जाता है, 3 साल के लिए ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दिया जाता है। इसका क्या मतलब होता था? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब होता था कि इसको अपने घर नहीं आना है, इसको कहीं दूर किसी अज्ञात जगह पर जाकर रहना है। ना वो अपनी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट रख सकता है, ना ही वो अपने किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट में नहीं रह सकता। उसको वो देश ही छोड़कर, देश क्या मतलब कि अपनी वो जगह छोड़कर किसी अज्ञात जगह पे, किसी और जगह पे अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। लेकिन ये सजाएं जो होती थी ना, ये पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। अब इसको चेंज कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years। ये पहले बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन फॉर 3 years, ट्रांसपोर्टेशन फॉर वन लाइफ, ऐसे किया जाता था। इफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन इट इज ओमिटेड, छोटा टाइम तो खत्म ही कर दिया गया है इसमें। तो अब ये बताता था सेक्शन 53 ए, याद रखना ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ये खत्म, फॉर लाइफ जो है इसको कंसीडर कर लिया गया है अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। ये हो गया सेक्शन 53 ए। और 54 क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को डेथ की सेंटेंस मिली है तो क्या होता है? किसके पास ये डेथ की सेंटेंस मिल गई है तो जिसको डेथ की सेंटेंस मिली होगी उसको भी तो ये राइट होगा ना कि वो अपनी एप्लीकेशंस मूव कर सके। वो सबसे पहले किसको मूव करता है एप्लीकेशन? वो कर सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हैव पावर टू कम्यूटेशन पनिशमेंट। वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है
कि वो उसकी पनिशमेंट को कम कर दे, मीन्स कि डेथ को उसकी को खत्म कर दे या फॉर लाइफ दे दे, कारावास दे दे, पूरी जिंदगी आजीवन कारावास दे दे उसको। ऐसा अगर ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रिजनर होगा ना वो प्रेसिडेंट को लेटर डालेगा, उसका लॉयर जो होगा वो प्रेसिडेंट को लिखेगा कि इसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए, इसके बदले में उसको कोई इंप्रिजनमेंट दी जाए। तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब है सजा को कम करना। ये सजा को कम करने वाला जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या करता है? सजा को कम करने के लिए, और सजा को कम करने का जो राइट है वो किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अब आता है सेक्शन 55। अब सेक्शन 55 बोलता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इसमें जो सजा है फॉर लाइफ दी है, तो इसमें 14 साल से ज्यादा की सजा तो हो नहीं सकती। जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है ना फ्रेंड्स, वो सजा जो होती है नॉट मोर देन 14 ईयर्स नहीं होती है। हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको पूरी जिंदगी वहां पे काटनी है। नो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है नॉट मोर देन 14 ईयर्स। 14 साल की सजा होती है इसमें, मतलब कि 14 साल से नीचे की 14 साल तक और 14 साल से कम की सजाई होती है। तो इसको हम कम क्या कर सकते हैं? इसको कम करवा सकते हैं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। और इसको कम करवाने के लिए हमें अपने स्टेट से एप्लीकेशन मूव करनी होती है प्रिजनर को कि हमारी सजा जो है वो कम की जाए। ये हो गया सेक्शन 55। अब आते हैं सेक्शन 56 जो है वो रिपील कर दिया गया है, यहां से वो हटा दिया गया है। अब आता है सेक्शन 57। अब सेक्शन 57 जो बताता है ना, वो बताता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 57 बताता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स मींस टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सेक्शन 511 में कैलकुलेशन बताई गई है कि जैसे उसको पनिशमेंट मिल गई है, अब उसको बोला है कईयों को पनिशमेंट मिल जाती है जी, आपको 3 साल की पनिशमेंट है, 3 प्लस 3 ईयर्स की पनिशमेंट एंड प्लस फाइन है आपको 1 लाख, जितना भी फाइन है ना। तो उसको डिपेंड किया जाएगा कि फ्रैक्शन कैसे उसकी किस किस हिसाब से उसकी जो पनिशमेंट है वो कैलकुलेट होगी। मानो उसने एक क्राइम कर दिया, अब उसने एक को मार दिया, अब दूसरा आया, उसने उसको भी मार दिया, उसने उसको भी थप्पड़ मारे, ए ने भी मारा और बी ने भी मारा, तो उन दोनों की जो पनिशमेंट होगी वो फ्रैक्शन होगी। काम तो एक ही किया, मारा तो दोनों को ही है, उनको पीटा तो दोनों को ही है, लेकिन उनके दोनों के ऑफेंसेस क्या क्या लगेंगे तो उसके ऊपर फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट ये डिपेंड करती है। सेक्शन 57 बताता है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है टाइम पीरियड के हिसाब से। अब जो सेक्शन 60 है वो सेंटेंस में भी होली और पार्शली, वो कहती है सेक्शन 60 हमें बताता है कि जो ये सेंटेंस है वो रिग्रेस होली भी हो सकता है, मतलब कि सारी जो पनिशमेंट जो जितना भी होगा पूरा सिंपल भी हो सकता है, और कुछ ऐसे भी जज दे सकता है कि इतने टाइम के लिए इसको 3 साल के लिए जो पनिशमेंट मिल रही है, जजमेंट में लिखा होगा कि हाफ मतलब कि पार्शली इसको करनी है, पार्शली सिंपल एंड पार्शली इसको रिग्रेस काटनी है। मीन कि आधा 1.5 साल उसको हार्ड लेबर करनी है और 1.5 साल उसकी जो पनिशमेंट है वो सिंपल है। ये सब चीजें जजमेंट में लिखी होती हैं, तो इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो मैं फ्रेंड्स ये बता रही हूँ, दोबारा से बताती हूँ कि जो सेक्शन 60 है वो या तो सेंटेंस में भी होली भी हो सकती है, पार्शली भी हो सकती है, पूरी रिग्रेस भी हो सकती है, और आधी रिग्रेस और आधी सिंपल भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द कोर्ट डिस्क्रिशन, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अब सेक्शन 61 62 रिपील हो चुका है। सेक्शन 63 क्या बताता है? अमाउंट ऑफ फाइन। अब अमाउंट ऑफ फाइन क्या होगा? इट कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट जो फाइन है बहुत ज्यादा कर देता है, नहीं, जितनी उसकी लिमिट होगी अनलिमिटेड हो सकता है, बट नॉट जितना फाइन मतलब कि किया होगा उतना ही देना होगा। ऐसा नहीं कि एक्सेसिव कर देगा कि आपने ये नहीं दे सके, आपको और ज्यादा फाइन दिया जाता है, पहला तो दे नहीं सका और ज्यादा कहाँ से देगा वो फाइन। तो इसलिए इट कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, ये बढ़ा नहीं सकते उस चीज से। ये हमारा 63 बताता है अमाउंट ऑफ फाइन। और सेक्शन 64 बताते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब सेक्शन 64 जो बताता है वो बताता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, की उसको जज ने इम्प्रिजनमेंट दे दी है और उसके साथ उसको फाइन भी दिया है। अगर वो फाइन नहीं देता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट को क्या होगा? अब नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर उसने फाइन नहीं दिया, इफ ऑफेंडर इज नॉट एबल टू पे फाइन, अगर वो नहीं दे पाता है, देन हिज इम्प्रिजनमेंट जो पनिशमेंट है उसकी वो एक्सटेंड हो जाएगी, उसका टर्म विल बी एक्सटेंडेड। वो कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने आपको एक पहले भी मेरे ख्याल से एक लेक्चर में आपको बताया था, सीआरपीसी में बताया था मैंने,
उसमें मैंने ये चीज बताई थी आपको कि अगर किसी को सजा 3 साल की सजा मिली है प्लस फाइन मिला है, उसको 2000 का फाइन मिला है, जो भी फाइन मिला होगा उसको, जो भी फाइन मिला है, तो उस फाइन को अगर वो जो प्रिजनर है वो अगर पे नहीं कर पाता है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है ना, वो देखा जाएगा कि इसमें कितने साल की इम्प्रिजनमेंट थी, उसको 3 साल की है तो उसका 1/4 सजा उसकी बढ़ा दी जाएगी उसकी। तो इसकी सजा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ये सेक्शन 64 बताता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर हम पे ना कर पाए फाइन तो हमारी सजा क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। और 65 हमें बताता है कि कितनी सजा एक्सटेंड हो जाती है। लिमिट ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट विच इज गिवन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर हम पेमेंट नहीं दे पाते हैं, फाइन नहीं दे पाते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारी पनिशमेंट होती है, जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट होती है उसका 1/4 जो होता है वो हमारी पनिशमेंट के साथ जुड़ जाता है। माना किसी को 1 साल की सजा कर दी गई, किसी को 1 साल की सजा हो गई, उसको उसमें फाइन है 1000 रुपया, वो पे नहीं कर पा रहा है 1000 रुपया, तो क्या होगा, 1 साल का 1/4 कितना हो गया, 3 मंथ्स, तो उसको 12 और 13 14 15 महीने की सजा काटनी पड़ेगी बिना फाइन दिए हुए। ये हमारा बताता है 65। और फ्रेंड्स 67 क्या बताता है, सेक्शन 67 बताता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन विच ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, इसमें नॉन रिग्रेस होती है, हार्ड लेबर वाली नहीं होती। अगर जिसमें 50 रुपीज फाइन है, मानो इसमें 50 रुपीज फाइन है, उसने फाइन नहीं पे किया तो उसको 2 महीने की जेल काटनी पड़ेगी। 100 रुपया फाइन है, वो नहीं दे पाया, उसको 4 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। कोई भी अमाउंट हो, जितना मर्जी अमाउंट हो, बट 6 महीने से ज्यादा की सजा कोर्ट नहीं दे सकता। चाहे 2 लाख का फाइन हो, चाहे 3 लाख का फाइन हो, चाहे 5 लाख का फाइन हो, नॉट मोर देन 6 मंथ के ज्यादा की सजा नहीं दे सकता जज इसमें। तो फ्रेंड्स जो इम्प्रिजनमेंट होती है, जो लोग फाइन नहीं दे सकते हैं, 50 रुपीज फाइन नहीं दोगे तो 2 मंथ की जेल होती है, 100 रुपया फाइन नहीं दोगे तो 4 मंथ्स की, बाकी जितना मर्जी फाइन हो, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख हो, 6 महीने से ज्यादा की सजा कोर्ट नहीं सुना सकता। तो ये हमारा 67 बताता है सेक्शन। अब सेक्शन 68 बताता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। मानो हमारी सजा 3 साल की थी, हमने फाइन जो है 3 साल के अंदर हम जमा करवा सकते हैं। अब हमने 1 साल हमारी वो हो गया, 3 साल हो गए, हम दूसरा साल शुरू हो गया, हमने नहीं करवाया, फाइन जमा नहीं करवाया, तो क्योंकि हमारे पास फाइन नहीं था। अब जो 3rd ईयर चल रहा हुआ है हमारा, मतलब कि लास्ट साल की हमारी सजा रह गई है, तो हमने जो फाइन है हम नहीं करवा पाए जमा 3 साल तक, तो जो 4था साल हमारा शुरू हो गया, हमें 6 महीने की और सजा दे दी गई है। अगर हम उस 6 महीने के अंदर अगर अपना मानो कि 3 साल की सजा पूरी हो गई, अगला उसका 6 महीने की सजा मिली है उसमें, तो जो 6 महीने के अंदर ही हमने 1 महीने के अंदर ही 2nd मंथ में ही हमने अपना फाइन जमा करवा दिया, हमारे पास पैसे अरेंज हो गए, तो हमें उतना फाइन पड़ेगा जितनी हम वो जो काट चुके हैं उतना लेस हो जाएगा, और जो 3 महीने रह जाएंगे उतना फाइन कट जाएगा। तो ये है सेक्शन 68 बताता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जब हम पैसे भर देते हैं जो उसकी सजा काट रहे होते हैं तो उतनी लेस हो जाता है हमारा। सेक्शन 69 बताता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब प्रोपोर्शनल पार्ट क्या होगा उसका फाइन का, उसके पास उसको लाख रुपया फाइन था, उसकी सजा 3 साल की है, उसने 3 साल की सजा में 50,000 रुपए जमा करवा दिए। अब 50,000 नहीं करवा पाया वो जमा, तो उसकी सजा जो है उतनी काट कर, कितनी लाख रुपया इतनी सजा थी तो उसका कितने महीने का फाइन उतना काट दिया जाता है जितना उसने फाइन डिपॉजिट करा दिया। 6 महीने की सजा तो 3 महीने की रह जाएगी उसकी सजा, अगर हाफ फाइन जमा करवा देते हैं। अब सेक्शन 70 क्या बताता है, सॉरी ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आज ये पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है बिकॉज मैं कल भी एक वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि इस पॉइंट्स को थोड़ा कम डिस्कस करूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि उसमें सब चीज़ें सब बताना ही पड़ता है। सेक्शन 70, अब सेक्शन 70 क्या बोलते हैं, फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग। फाइन जो है वो हमें देना ही पड़ेगा 6 साल के अंदर अंदर और इसके बीच में, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट साल के बीच में हो या मतलब कि इम्प्रिजनमेंट के बीच में ही हो, इम्प्रिजनमेंट के बाद हो। अगर डेथ हमारी हो जाती है, मानो उसकी सजा इतने साल की थी, लाइफ की थी, 14 ईयर्स की थी, और उसको फाइन भी था,
अब ऊपर उसकी डेथ हो गई है, अब फाइन उसका क्या, जज क्या सोचेगा, उसका फाइन काट दें हम, मतलब कि अब उसकी डेथ हो गई है तो उसको फाइन माफ कर दे? नहीं, कोर्ट कभी भी फाइन माइनस नहीं करता। जो भी उसके एलआर्स होंगे, जो भी लीगल हेयर्स होंगे, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना, वो उसको अटैच कर दिया जाएगा उस फाइन के साथ, उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लाइबिलिटी तो रहेगी रहेगी डेथ के बाद भी उसकी, कि वो फाइन उसको उसके एलआर्स जो होंगे, उसके लीगल हेयर्स होंगे, उनको पे करना होगा। अब सेक्शन 31 क्या बोलते हैं? लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। कोई एक ऑफेंस है जिसमें कई पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, कोई जैसे कोई डकैती करने गया, किसी ने डकैती की और वो कर रहा था, कुछ खींच रहा था, उसके साथ कोई और आ गया उसको रोकने के लिए, उसने उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब उसका मर्डर भी कर दिया उसने, तो ये क्या ऑफेंसेस किए, एक तो उसने डकैती भी की और एक उसने मर्डर भी किया। तो इसमें कौन कौन सा, इसमें ना पार्ट टू है और सेक्शन 220 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी को इकट्ठे पढ़ना बहुत जरूरी है, और 220 का सेक्शन 220 का सब क्लॉज है जो 4 है सीआरपीसी का, उसको पढ़ना जरूरी है। जैसे डकैती में 391 है और मर्डर भी हो गया उसका, तो कौन सी लग जाएगी अब तो डकैती की 391 थोड़ी ना लगेगी, अब लगेगी उसके ऊपर सेक्शन 396 जो बताता है डकैती विद मर्डर, किसने डकैती भी की और उसने मर्डर भी किया। अब इसका पार्ट 4 है ना, वो कोर्ट की कैपेसिटी बताता है, ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हर कोर्ट के पास अगर सीजीएम है तो उसके पास अपनी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता, सेशन कोर्ट है तो लाइफ की सुना सकता है और डेथ की नहीं सुना सकता है, और ऐसे ही हर जजेस के पास अपनी अपनी इम्प्रिजनमेंट, जिसको 2 साल की सजा देने का हक है उसको 2 ही साल की दे सकता है, 3 साल की नहीं दे सकता। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अब आपको इसमें ना इलस्ट्रेशन के बिहाफ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो सेक्शन 71 का है वो इलस्ट्रेशन पे बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माना मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेजेस में समझा देती हूँ, मैं इलस्ट्रेशन तो नहीं पढ़ रही हूँ, वो आपके बेयर एक्ट में लिखी होगी। जैसे ए है, उसने जेड को क्या किया, ए ने जेड को 50 टाइम्स स्टिक से मारा, बेसबॉल से उसको 50 बार डंडे मारे, बीट किया उसको। तो जो ए है उसने ऑफेंस क्या किया, एक ही किया है ना, उसने मारा तो उसको डंडे से ही है। अब उसने 50 डंडे मार दिए तो उसको उस ऑफेंस की सजा ऐसे नहीं किया जाएगा कि उसको ऑफेंस उसने किया एक ही है और लेकिन उसने 50 डंडे मारे तो उसको 50 एक एक डंडे की एक एक सजा मिलेगी, नहीं, उसको पूरे ऑफेंस की एक ही सजा मिलती है। ठीक है, 1 बाय 1 पनिश नहीं किया जाएगा उसको, उसने किया तो हर्ट ही है ना, कॉजिंग हर्ट वाला ही सेक्शन उसके ऊपर लगेगा। और एक सेकेंड इसमें एक इलस्ट्रेशन और है, ए ने जेड को मारा, ए पर्सन ने जेड को क्या करता है, वो पीटता है, उसको मारता है, तो बीच में कौन आ जाता है, वाई आ जाता है, फिर ए जो है वो वाई को भी मारता है ना, तो ए ने किसको मारा, जेड को भी मारा, जो वाई बीच में आ गया उसको भी मारा, अब दोनों को मारा। हम अभी इसमें ये नहीं कह सकते कि उसने जेड को भी मारा ही था और वाई को भी मारा ही है तो उनमें एक ही ऑफेंस हो गया। अब ऑफेंस तो उसने अलग अलग किए ना, मारा एक ही है, उसने जेड को भी मारा और वाई को भी मारा, तो दोनों पर्सन्स अलग अलग थे, तो दोनों उसके ऊपर पनिशमेंट दोनों अलग अलग चलेंगी, दोनों केसेस अलग अलग चलेंगे और इसमें पनिशमेंट भी अलग अलग दी जाएगी। अब सेक्शन 72 क्या बताता है, सेक्शन 72 बताता है सेवरल ऑफेंसेस के, अगर आपने बहुत सारे ऑफेंस किए हैं तो उनके चार्जेस भी अलग अलग होंगे ना। अगर किसी ने किसी को डराया है तो डराने के अलग होंगे, अगर किसी ने किसी की कहीं पे किसी को बेसबॉल से मारा है उसका अलग होगा, अगर किसी ने चाकू मारा है तो उसका अलग होगा। हर ऑफेंसेस के चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मतलब कि कई तरह के चार्जेस लग जाते हैं, जैसे डकैती का लग गया चार्ज, उसके ऊपर मर्डर का भी लग गया, उसने मर्डर भी कर दिया, फिर कोई आ रहा था रास्ते में उसको धक्का भी दे दिया, उसको चोट भी लग गई, तो आते आते उसने 5-6 वो कर दिए। अब punishment of person guilty of one of several offenses that judgment stated that it is doubtful of which, so section 72 जो है ना वो हमें ये बताता है। तो कई बार ना बहुत सारी जब ऑफेंसेस लग जाते हैं ना तो जज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है सजा देना कि हम किस ऑफेंस के बदले में इसको सजा दें। तो इस चीज़ में जो प्रिजनर होता है ना उसको फायदा हो जाता है। वो जज फिर क्या करता है, जब जज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस ऑफेंसेस में क्या है, ये किया है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस ऑफेंस में जज छोटे से छोटी सजा देता है, कम से कम कि कम से कम 3 साल की है, चलो यही दे देता हूँ कम से कम, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। अगर वो क्लियर होती है ना पिक्चर तो जज फिर तो पूरे जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनकी डिफरेंट पनिशमेंट्स जो हैं वो मिलेगी। मर्डर की अलग मिलेगी, डकैती की अलग मिलेगी, उसकी अलग मिलेगी, सब ऑफेंसेस की सजा मिल जाती अलग अलग मिलती है। अगर जब डाउटफुल होता है केस तो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो वो कम से कम जो सजा होती है उसको देते हैं। अब 73 आता है, लास्ट है 73, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, लेकिन आज थोड़ा सा समझ लो इसको। वैसे ही ये है सेक्शन 73 आईपीसी का, बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एकांत कारावास। एकांत कारावास। Solitary confinement is a form of imprisonment distinguished by living in single cell or no meaningful contact with other inmates. उस इंसान को, उसने कोई ऐसा घिनौना काम किया होता होगा, ऐसा रिग्रेस, ऐसा उसने मतलब कि कोई ऐसा ऑफेंस किया होता है जिसके लिए उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जाता है। उसको एक सिंगल सेल में रखा जाता है कि उनको भी डर होता है कि कहीं और कैदियों को मतलब कि और जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ मिलके कोई और कन्फाइनमेंट कुछ और ना ऐसा करने के लिए सोच ले, कुछ और ऐसा ना कर दे। तो इसलिए जो ये वाला होता है ना सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट वाली सजा होती है, एकांत कारावास, उसको एक एकांत सेल में अलग से रखा जाता है ताकि वो ऐसा इंसान किसी का मर्डर ना कर दे, वहाँ पे बाहर आके किसी को हर्ट ना पहुंचाए, किसी को कुछ ना करे। उसने, आप जान ही सकते हो, एकांत कारावास में ऐसे इंसान को रखा जाएगा जिसका जो ऐसा क्राइम हो, हीनियस क्राइम हो और बहुत ही खतरनाक वाला क्राइम हो, इसीलिए उसको सिंगल सेल में रखा जाएगा ना, सब कैदियों के साथ नहीं रखा जाता उसको। तो ये है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सेक्शन हमारा 73 बताता है। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, चैप्टर 3, और इसमें मैंने आपको बता दिया सेक्शन 53 से लेकर 75 है। फटाफट से इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 53 हमें बताता है पनिशमेंट्स के बारे में कि पनिशमेंट्स क्या होती हैं। सेक्शन 53 जिसमें डेथ होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, और 2 टाइप्स की इम्प्रिजनमेंट्स होती हैं, रिग्रेस होती है, एक सिंपल होती है। और इसमें बताया गया है कि सिंपल और रिग्रेस कौन सी है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया है और फाइन बताया गया है। ये हो गए सेक्शन 53। 53A है जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बताता है, जिसको अब कंसीडर किया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। 54 बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सजा को कम करना, और 55 बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, प्रिजन जिनकी 14 साल से ज्यादा की कम मतलब कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, उनकी सजा कैसे कम हो सकती है। 57 बताता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, किस किस आधार के ऊपर पनिशमेंट दी जाएंगी। और सेक्शन 60 बताता है कि हो सकता है कुछ पनिशमेंट जो है जजमेंट के ऊपर लिखी हो कि ये कुछ रिग्रेस है, कुछ सिंपल पनिशमेंट है। और 63 हमें बताते हैं अमाउंट ऑफ फाइन, कितना फाइन होगा। 64 बताता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर, जब हम फाइन नहीं दे पाते हैं तो कैसे, किस टाइप, कितनी जो हमारा इम्प्रिजनमेंट है तो कैसी होगी। सेक्शन 65 हमें बताता है कि अगर हम फाइन नहीं दे पाते हैं तो हमारी जो पनिशमेंट है कितनी एक्सटेंड हो जाती है, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। 67 बताता है यही चीज़ कि अगर हम पैसे ना दे पाएँ, अगर 50 रुपीज़ फाइन ना दे पाएँ तो उसकी 2 महीने की सजा होती है, अगर 100 ना दे पाएँ तो 4 मंथ्स की। 68 बताता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि हमारी अगर हमारी इम्प्रिजनमेंट कम हो जाती है अगर हम पेमेंट कर देते हैं। 69 बताता है कि अगर हमें प्रोपोर्शनल तरीके से आधा पेमेंट कर दिया है तो आधी सजा, कितनी सजा रह जाएगी जो जिसका हमने फाइन नहीं दिया। सेक्शन 70 हमें बताता है कि फाइन जो है अगर डेथ हो जाती है तो फाइन जो होता है वो हमारे लीगल हेयर्स को किसी को भी प्रॉपर्टी को अटैच फॉर फीचर करके देना ही पड़ता है। सेक्शन 71 बताता है कि अगर एक ऑफेंस होगा तो उसकी एक ही सजा होगी और बार बार नहीं होगी। अगर किसी ने 50 डंडे मारे हैं तो उसकी एक डंडे की सजा नहीं मिलेगी, उसको 50 डंडे की सजा मिलेगी। 72 बताता है हमें कि अगर हमारा जो गिल्ट होगा अनडाउटफुल होगा जज के पास तो वो जो कम से कम सजा होगी वही देगा। इसका फायदा जो होता है वो जिसका फायदा प्रिजनर जो होता है उसको मिल जाता है। 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स कि एकांत कारावास में किस किस को रखा जाता है और ये सजा भी दी जाती है बहुत हीनियस क्राइम करने वाले को। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा लेक्चर टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आपको इनमें से कोई भी सेक्शन ना समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि मुझे ये सेक्शन नहीं समझ आया है, मैं बता दूंगी एक नेक्स्ट वीडियो, कोई भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट होता है, क्योंकि कोई लोग मुझसे पूछता ही नहीं है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या है, क्या मतलब है, क्या है, कैसे होना चाहिए। मीन्स मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ इसीलिए आपको कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैप्टर 4 करेंगे आईपीसी का, चैप्टर 5 तक ही करवाऊंगी बिकॉज उसके बाद कोई नया एविडेंस एक्ट या टीपी एक्ट ले लेंगे, उसको उसके ऊपर करेंगे थोड़ा से फोकस। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।